नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत अधिवक्ता राकेश वर्मा पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जहां गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता को मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि राकेश वर्मा और देव संस्कार के वाहन आपस में टकरा गए थे। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। कहासुनी ने विवाद का रूप ले लिया। वहीं देव संस्कार और विवाद की सूचना पर पहुंचे उसके परिजनों ने अधिवक्ता राकेश वर्मा के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। वहीं किसी नुकीली चीज से अधिवक्ता के ऊपर हमला कर दिया, जिससे राकेश वर्मा के सिर से खून की धार बहने लगी। वहीं राकेश वर्मा घायल अवस्था में संजीवनी नगर थाने रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे। वहीं पीछे से देव संस्कार और उसके परिजन भी थाने पहुंचे, जहां राकेश वर्मा से थाना परिषद में ही विवाद करने लगे। जहां घायल राकेश वर्मा के विवाद की सूचना पर बड़ी संख्या में साथी अधिवक्ता भी मौके पर पहुंच गए और आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर की मांग की गई। एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने घायल राकेश वर्मा की रिपोर्ट पर देव संस्कार के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद अन्य पर भी एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे अधिवक्ता राकेश वर्मा जी के साथ मारपीट की घटना घटी, जान से मारने की धमकी दी गई। चूँकि वो अधिवक्ता हैं इसलिए उनमें नियमानुसार रिपोर्ट लिखाने वो थाने आए। पुलिस की उपस्थिति में थाना परिषद संजीवनी नगर में आरोपी संस्कार पचौरी, उसके साथी और परिजनों ने वर्मा जी को जान से मारने की नीयत से नुकीली वस्तु से संस्कार पचौरी द्वारा सिर में चोट की गई, जिससे उसके सिर में धार लग गई खून की और उसे मेडिकल अस्पताल भेजा गया, जहां वो अभी अंडर इलाजरत है। विवाद की क्या वजह है? विवाद की वजह गाड़ी को लेकर है। गाड़ी आपस में साइड टकरा गई थी, उसको लेके कहासुनी हुई। पचौरी जी और उनके परिवार वालों ने वकील साहब के भाई को मारा। वकील साहब ने बचाने के प्रयास किया तो वकील साहब को ही मारा। पूरे गर्दन में उनके खरोंच के और सीधे गर्दन पकड़ के उसका पूरा निशान बने हुए हैं। वो बेचारे उनके कपड़े भी फाड़ दिए। वो आए थे थाने रिपोर्ट लिखाने, थाने में रिपोर्ट लिखाने आए और परिसर में ही वो लोग आके और वकील साहब पे जानलेवा हमला किया। थाना परिषद में पुलिस के सामने मारपीट हो रही है इस तरह से। ये गंभीर विषय है कि पुलिस की उपस्थिति में उस आरोपी का इतना हौसला बुलंद है कि वो पुलिस की उपस्थिति में वकील साहब पे हमला कर रहा है। अभी थाने आए हैं क्या बोल थाने हम लोग आए हैं कि हम लोग की रिपोर्ट लिखी जाए। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है। मैडम, एक अधिवक्ता के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है, ये पूरा घटनाक्रम क्या है? प्रार्थी राकेश वर्मा जी ने आकर थाना संजीवनी नगर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। देव संस्कार करके व्यक्ति था, एक्सीडेंट के मामले में उनके साथ में उसके परिवारजन ने मारपीट करी है। 4-5 और लोग उसमें शामिल थे, जिसके कारण मारपीट विवाद बढ़ गया था। थाने आकर उन्होंने सूचना दी, जिस पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। किन किन आरोपियों पर मामला दर्ज किया और किन धाराओं पर मामला दर्ज किया? अभी देव संस्कार नामक आरोपी हैं, उन पर मामला दर्ज किया गया है और अभी मैटर विवेचना में लिया गया है। आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई और सुसंगत धाराओं में जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसके बारे में सूचना दी जाए। विवाद की वजह क्या सामने आ रही है? एक्सीडेंट, गाड़ी टकराने का विवाद है। मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की दी जानकारी। 20 तारीख को भोपाल को मेट्रो की सौगात मिल गई है। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि प्रदेश के 2 शहरों इंदौर और भोपाल में मेट्रो की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 मेडिकल कॉलेजों समेत अन्य विकास कार्यों की 23 दिसंबर धार और बैतूल में देंगे सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर और रीवा दौरे पर रहेंगे। 25 दिसंबर को वे एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि पूजन करेंगे। बड़भा धामनोद मार्ग को 4 लेन करने के प्रस्ताव को मंजूरी। एमपीआरडी द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। 2500 करोड़ रुपए की लागत से होगा सड़क का निर्माण। आंगनवाड़ी सेवा योजना को आगे भी जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी। 2026-27 तक योजना को निरंतर जारी रखा जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह। तो क्या इसमें पूरी शासन की जिम्मेदारी है या फिर इसमें विपक्ष को भी कुछ न कुछ निरीक्षण कर उनको बताना चाहिए, कुछ ऐसा आपको लगता है?
बिल्कुल विपक्ष की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है इनसे सवाल पूछना। और ये भोपाल तो राजधानी है, मध्य प्रदेश के हर ज़िले की स्थिति यही है कि पूरे मध्य प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है। हर ज़िले में, आप किसी भी ज़िले में चले जाइए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहर में हो। सर, बड़ा सवाल है कि सपना के वीडियो वायरल हुआ, मंत्री जी खुद रोड उठा रही है भ्रष्टाचार को लेकर, और 2 साल बेमिसाल बताई सरकार, क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर? जो भ्रष्टाचार का जवाब मंत्री जी खुद दे रही हैं कि अभी उनका भाई खुद गांजे में और जीजाजी पकड़े जाते हैं, अब वो अपनी सरकार पे, तो आप सोच लिए सरकार किस किस काम में लिप्त है। ये खुद सरकार के मंत्री उजागर कर रहे हैं। पहली बार इतिहास में हुआ है कि विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों ने जो सवाल जवाब क्वेश्चन लगाए हैं, ये देश के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो सरकार किस हद तक भ्रष्टाचार में लिप्त है आप खुद समझ लीजिए। स्वास्थ्य विभाग में बच्चे मर जाते हैं, अभी भी आप देखेंगे सतना में HIV का ब्लड चढ़ा दिया जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, ऐसे जो ना जिम्मेदार लोग हैं उन पर। तो ये सरकार, हर विभाग, हर मंत्री, हर विधायक इनका भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरी की पूरी सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है, किसी न किसी माध्यम से जो झूठे गुणगान कर रही है, प्रचार में झूठा पैसा खर्च कर रही है। आप किसी भी मंत्री के दौरे यात्राएं देख लीजिए, कोई भी अगर जनता के हित के लिए रहता हो तो आप देख लें, सिर्फ झूठे गुणगान के लिए, केवल वाई करने के लिए रहता है। तो अभी जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पे जिनके पास विभाग है उदय प्रताप जी मंत्री के पास, वो इसका जवाब दें। जो उन्होंने अपनी गाथाएं तो बता दी, लेकिन जो नाकामी है इसका भी अंगुली प्रेस करें। और मेरा सवाल है कि इन सभी सवालों का जवाब दें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार है और अभी के जो 2 साल का बेमिसाल का ये गाथा गा रहे हैं और एक एक मंत्री को लगाया गया है, डेली उस पर 50 लाख रुपए इनके मंत्री खर्च कर रहे हैं एक एक प्रेस वार्ता को करने के लिए। आप देखेंगे कहीं क्लब में, कहीं मिंटो हॉल में, कहीं 5 स्टार होटल में, और डेली आपको गुणगान करने को दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप सरकार के गुणगान को बताइए। अगर आपने अच्छा काम किया होता तो आपको झूठा गुणगान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी मंत्री को, ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ना ही विधायकों को। इवन इन्होंने प्रत्येक विधानसभा लेवल पे अपने संगठन के लोगों को लगाया है कि आप झूठा गुणगान कीजिए। आज जो शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप जी ने जो 2 किताबें छपवाई हैं झूठे गुणगान वाली, एक परिवहन की और शिक्षा की, जिसको पढ़ के सुनाया आप लोगों के लिए, इसमें कितनी निंदनीय बात है कि आप देखेंगे कि शिक्षा का मॉडल ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहले मैं शिक्षा के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में 1,14,472 स्कूल थे, जो अभी वर्तमान में घटकर 82,128 इनकी संख्या रह गई है। लगभग 32,000 स्कूल सरकार पिछले 10 साल में बंद कर चुकी है। इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। साथ में आपको बताऊं कि आजकल स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, जिनमें प्रवेश नहीं हो रहा है, लोग नामांकन कराने नहीं आ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। 21,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें आपके 20 बच्चों से कम है स्कूलों में। क्यों बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? वो मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया इसका। 29,000 स्कूलों में 40 से कम बच्चे हैं, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। और 5,000 स्कूल और टारगेट लिया है कि 2026-27 में ये लोग बंद कर देंगे। तो आप सोचिए कि एक गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, पीडीए के बच्चे जो पिछड़े दलित आदिवासी या आंगड़ों में जो गरीब हैं उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए और जो प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं जिसमें अडानी और अंबानी जैसे जो बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, जो अपनी प्राइवेट संस्थाएं लेके आ रहे हैं, जानबूझ के ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और सरकार केवल सारा ध्यान जो पहले PM श्री स्कूल था, PM राइज स्कूल, अभी इन्होंने उसको CM राइज किया और अभी संदीपनी नाम देने लगे हैं।
तो सिर्फ ये सरकार हमेशा नाम बदलने का काम करती है, कोई काम ऐसा नहीं करती जिसका गुणगान करना पड़े, अपने आप प्रचारित हो। पूरे 20 साल का लेखा जोखा बताएं, जो मामू थे, जो जनता को मामा बना के गए हैं, उनका भी आप बता दें, अपने 2 साल का भी बता दें सारे लोग। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। सौरभ शर्मा का जो मामला है आरटीओ वाला, जिसमें हजारों करोड़ के घोटाले हुए, सभी को पता है, लेकिन उसको लीपापोती कर दी गई। दबाव बनाया विपक्ष ने भी, उसके बाद में सरकार लीपापोती करती। आज तक नहीं पता चला कि वो गाड़ी मिली थी, उसमें पैसे किसके थे, डायरी में जो लिखा हिसाब किताब था वो किसका था। सरकार इसका जवाब नहीं देगी, सौरभ शर्मा को जमानत दे देती है। इसके जो मंत्री पहले वाले या बाद वाले जो इसके दोषी हैं, अभी तक उनकी जांच क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। साथ में अभी भी जो मध्य प्रदेश में पूरे लगभग 40 से अधिक अवैध चेक पोस्ट बने हुए हैं, सरकार कहती है कि हमने सारे चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए हैं, तो अभी भी 40 से अधिक अवैध चेक पोस्ट बने हुए हैं। उस पर किसी ट्रक से 500, 1000, किसी से 2000 की वसूली की जा रही है। मेरे पास कुछ वीडियो हैं, आप लोगों के पास भी आ चुके होंगे, मैं आपको दिखाता हूं कि अभी मनगमा का एक वीडियो है जहां एक ट्रक चालक अवैध वसूली कर रहा है। इनका प्राइवेट एजेंट वो ऊपर चढ़ता है वसूली के लिए, वो उसको 4-5 किलोमीटर तक बिठाल के रौंद के ले जाता है, फिर वो कहता है उतार दीजिए। आपने सबने वीडियो देखा होगा, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूं। तो ऐसी जो भी अनियमितताएं चल रही हैं, इनकी जिम्मेदारी किसकी है? लगभग एक डेटा आया है, एक अच्छे प्रतिष्ठित पेपर ने भी प्रकाशित किया है उसको, कि लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए हर महीने अवैध वसूली की जा रही है। लेकिन ऊपर मंत्रियों का और सरकार का दबाव है कि अभी भी कम है ये अवैध वसूली, इसको बढ़ाया जाए। तो सरकार अपनी अवैध वसूली भी बताए कि जब आपने चेक पोस्ट बंद कर दिए तो ये किसके जिम्मेदारी पे चल रहे हैं। मैं एक अधिकारी का बयान सुन रहा था, वो कह रहा है कि जो उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं, जो अवैध वसूली कर रहे हैं, आपके पास पर्चियां भी हैं और दे रहे हैं कि 1000 रुपये देंगे, आपकी गाड़ी 1 महीने फ्री चलेगी, हफ्ते फ्री चलेगी, 15 दिन फ्री चलेगी। तो ये सारे जो बहुत गंभीर सवाल हैं, आरटीओ प्रभारी खुद कह रहे हैं सबसे गंभीर बात है कि उनके ऊपर दबाव है, वो क्या करें। एक अधिकारी का बयान है कि हमारे ऊपर दबाव है, क्या करें। तो सरकार अपनी नाकामियां बताए कि ये पूछे 2 साल नहीं, पूरे 20 साल का हिसाब दे, क्योंकि पिछले 18 महीने बीच में कांग्रेस की रही थी, बाकी तो इन्हीं की सरकार है। तो ये जवाब दें कि भ्रष्टाचार इस लेवल तक कैसे पहुंचा है। आज भी आरटीओ में जो लोग अपनी पोस्टिंग कराना चाहते हैं, एक कांस्टेबल जैसे व्यक्ति का, लोग कहते हैं, जो जानकारी मिलती है कि 50 से 60 लाख रुपए एक सिपाही अपने ट्रांसफ़र के लिए देता है आरटीओ में। और जो सिपाही रह चुके हैं उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए कि पिछले 20 साल में या कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो, इस विभाग में जो लोग रहे कितना भ्रष्टाचार किया है। तो बहुत ही गंभीर सवाल है, सरकार इनसे भागे नहीं और गुणगान झूठा न करे कि लगभग 70,000 रिक्त पद पड़े हुए हैं, सरकार इनको भर नहीं रही है। और इन्होंने परीक्षाएं कराई थी, जिसमें वर्ग आ में जो लोग चयनित हुए हैं उनको भी नियुक्तियां सरकार नहीं दे रही। वो बेचारे लोग साल भर से आंदोलन कर रहे हैं, कई जगह आंदोलन किए, आप लोगों के पास भी आए होंगे पत्रकार बंधुओं। तो सरकार की पूरी मंशा खराब है। जो स्कूलों की आज हालत है, उसमें ब्रीफ में मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके वो जवाब भी दें, क्योंकि जो 6,972 स्कूल जो अभी फ़िलहाल 2 साल में बंद हुए हैं, इसका सरकार जवाब दे। इनके जिम्मेदारी किसकी है? सरकार के ने ही बंद कराए ना ये स्कूल। 70,000 शिक्षक नहीं है, इनकी भर्तियां सरकार कब तक करेगी, इसका जवाब दें। और 1275 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है मध्य प्रदेश में। 1275 स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक नहीं है। तो आप सोचिए, अभिभावक क्यों बच्चों को एडमिशन कराने के लिए भेजेंगे? कुछ स्कूलों में एक शिक्षक अगर है नाम के लिए, तो वहाँ भी लोग सोचते हैं कि यहाँ टाइम पास होना है, तो बस इसीलिए अभिभावक नहीं भेज रहे। और बेचारे जो थोड़े बहुत अपनी खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो सोचते हैं यहाँ पढ़ाई नहीं होगी तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। लेकिन आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि वहाँ भी नहीं करा सकते। और खुद उदय प्रताप जी, अभी कुछ दिन पहले का इनका बयान था कि मेरे ज़िले में ही कम से कम मैं 500 शिक्षकों को जानता हूँगा जो खुद नहीं जाते, भाड़े के शिक्षकों को भेजते हैं।
तो ये जो 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार ने सिर्फ शिक्षा को बर्बाद किया है। जो पिछड़े गरीब हमारे लोग हैं वो शिक्षा से वंचित रहें, ये आरक्षण को जो ख़त्म करना चाहते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सरकार की मंशा है जो साबित होती है। अगर आप लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, गुणगान करते हैं, तो मैंने जो सवाल पूछे हैं उनको लागू करें। और साथ में आप देखेंगे कि अभी शहडोल ज़िले का मामला आया था कि पुताई में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। सिंगरौली ज़िले में 3 करोड़ का लगभग घोटाला हुआ है। भिंड ज़िले में जो स्कूल बन रहा है PM श्री, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और तो और जो इनका पूर्व जो होशंगाबाद, जहाँ से ये सांसद थे शिक्षा मंत्री, उस ज़िले में भी PM श्री स्कूल में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। एक RTI में खुलासा हुआ है कि जो उसमें स्कूल में बसें लगी थी, वाहन लगे थे, जो टेंडर दिए गए थे, वो सारे फर्जी पाए गए हैं, फर्जी बिल पास किए गए हैं। तो सभी जो घोटालों की सरकार चल रही है वो आपको उजागर करने चाहिए और नाकामी को भी इस सरकार को बताना चाहिए। ये हो गया शिक्षा विभाग की बात। दूसरा पॉइंट है, जो स्कूल थे हमारे 1,14,972 स्कूल थे, अभी घटकर 82,128 इनकी संख्या रह गई है। लगभग 32,000 स्कूल सरकार बंद कर चुकी है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है और चिंतनीय सवाल है। जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद छोटी मोटी नौकरी पा रहे थे या बड़ी पा रहे थे, जब सरकारी स्कूल में जाएंगे ही नहीं, स्कूल बंद हो जाएंगे, उनमें शिक्षक नहीं होंगे तो कहाँ से मिलेंगे। दूसरा, 21,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 20 से कम बच्चे हैं। तीसरा, 29,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 40 से कम बच्चे हैं। और एक और, जो अगले 2 साल आने वाले हैं, इनमें सरकार 5,000 स्कूल बंद करने वाली है, जिसकी लिस्टिंग कर रही है। तो सरकार को स्कूल बंद करने चाहिए या स्कूल बढ़ाने चाहिए। 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। ये भी बहुत गंभीर मसला है कि शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी। और अच्छे शिक्षकों की गुणवत्ता, जो राव उदय प्रताप शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि भाड़े के शिक्षक, जो असली शिक्षक जिनका नाम है वो जाते नहीं हैं, भाड़े के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षकों को इधर उधर अटैच कर दिया जाता है। ये स्कूल बंद होने का कारण ये है। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा है जो आपने पूछा था मैडम, उसी से संबंधित है कि हमारी जो बच्चियां हैं स्कूल जाती हैं, वो जाना बंद क्यों हो गई हैं। कि वहाँ पे शौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं है जिससे बच्चियाँ शौचालय जा सकें। इसलिए बच्चियाँ शर्म की वजह से सरकारी स्कूलों में नहीं जा रही हैं, अपने नाम कटा लेती हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, उसका भी डेटा है। स्कूली शिक्षा परिवहन विभाग मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राव उदय प्रताप सिंह के साथ विभागों के अधिकारी भी मौजूद। सरकार के 2 साल पूरे होने पर विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे। शिक्षा विभाग में बहुत चुनौतियां रहती हैं। बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास किए। अप्रैल में प्रवेश उत्सव बनाते हैं। एडमिशन में आंशिक रूप से वृद्धि की। 100% किताबें स्कूलों तक पहुंचाई। स्कूली शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, विकासखंड में बुक फेयर लगाया जाएगा। सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे कम दर पर किताब खरीद सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं कि 2 वर्ष की विभाग के समयावधि जो हमारी 2 वर्ष की पूरी हुई है, उसके लिए आयोजित इस वार्ता में आपने यहाँ पर आकर और हमें अवसर दिया कि हम अपने 2 वर्ष के कार्यकाल का आपके सामने विस्तार से चीज़ों को रख सकें। इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस देश में, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारी डेमोक्रेसी में जितनी सरकार चलाने में जनप्रतिनिधि या सरकार की भूमिका रहती है व्यवस्थित चीज़ों को आगे बढ़ाने में, समान रूप से आप सबकी भी मुझे लगता है भूमिका उतनी महत्वपूर्ण रहती है। जो सरकार की योजनाओं, व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में आपके माध्यम से जानकारी नीचे जाती है, और दूसरी कई बार अगर कहीं विसंगति है, कहीं चूक है, तो उसमें
उसको भी हाईलाइट आपके माध्यम से होता है, तो उससे भी सजगता से कामों को आगे बढ़ाने में हम सबको एक सुविधा रहती है। बंधुओं, मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में मैं सबसे पहले शिक्षा विभाग लेता हूं। शिक्षा विभाग में बहुत चुनौतियां हमेशा रहती हैं, क्योंकि स्कूल एजुकेशन ऐसा है कि बच्चा जन्म के बाद सीधा हमारे विभाग से जुड़ता है, और जब वो 12वीं पास करके जाता है तब लगभग एक वयस्क नागरिक इस देश में बन के निकलता है। तो पूरा बाल्यकाल उसका जो है वो स्कूलिंग में निकलता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों। तो सरकार को बहुत संजीदगी के साथ, बहुत प्राथमिकता के साथ इस एक वर्क को हैंडल करने की आवश्यकता रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रयास किया है पिछले 2 वर्षों में कि इन बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बेहतर माहौल, बेहतर संसाधन और एक अनुकूल परिस्थितियां उनको हम दें, जिससे वो आगे आने वाले समय में इस देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी है कि अप्रैल में हम एडमिशन जब ओपन होते हैं तो प्रवेश उत्सव मनाते हैं। उस प्रवेश उत्सव में सबकी भागीदारी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बच्चों को प्रवेश कराते हैं, कहीं पर मैं कराता हूं, कहीं पर सचिव महोदय कराते हैं, कहीं पर कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, और हर स्तर पर एक माहौल हम बनाते हैं। उसके कारण ये होता है कि बच्चों को एक निश्चित एज में स्कूल जाना चाहिए, इस बात के लिए वातावरण बनता है। उससे बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सफल भी होते हैं, और इसके कारण हमारा जो बच्चों का एनरोलमेंट रेट है वो भी हम लोगों का पिछले साल बढ़ा है। अभी तक पहली क्लास में लगातार दर्ज संख्या आंशिक रूप से सही लेकिन घट रही थी। हम लोग पिछले साल इस स्थिति में पहुंचे कि उस गिरते हुए दर संख्या को हम रोक पाए, और आंशिक रूप से हमने एडमिशन्स में वृद्धि दर्ज की है। हम लोग पाठ्य पुस्तकों का वितरण हमारा विभाग करता है, और आरटीई के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बच्चे को सिलेबस मिले, सरकार उसको किताबें उपलब्ध कराए, और ये किताबें अगर समय पर नहीं मिलती तो बच्चे की पढ़ाई समय पर चालू नहीं हो पाती। कई बार बच्चा बाजार से किताबें खरीदता है। हमने पिछले वर्ष अप्रैल माह में 100% किताबें जो बच्चों को मुफ्त में मिलना चाहिए वो हम लोग हर स्कूल तक भेजने में सफल हुए थे, और उसका कारण है कि बच्चों की जो हमारी उपस्थिति है अप्रैल में ही हमने सुनिश्चित की थी। इस साल हम एक कदम और आगे जा रहे हैं। हम विकासखंड स्तर पर बुक फेयर लगाएंगे, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके बच्चों को भी सुविधा रहेगी कि वो शासन द्वारा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध पुस्तकें बच्चे वो खरीद सकते हैं, और जो महंगी किताब, बड़ा बस्ता, इस तरह की जो शिकायतें, विसंगतियां थीं, उनसे भी मुझे लगता है कि हम कुछ हद तक उसमें सफल हो पाएंगे। हमने कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश की प्रक्रिया को सरलीकरण किया है। पहले बच्चा 5वीं पास होने के बाद में बच्चा और पालक तय करते थे उन्हें 6वीं में कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पालक एक बार गया, एडमिशन नहीं मिला, दोबारा ध्यान नहीं दिया, बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता था। हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि 6वीं में प्रवेश हेतु प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला को संपर्क करेगा, उसके प्रधानाचार्य से बात करके उस बच्चे को एनरोल कराएगा। ऐसे 9वीं में प्रवेश के लिए भी उस प्राचार्य को जिम्मेदारी दी है कि मिडिल स्कूल से निकले हुए बच्चे को नज़दीकी हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में उसको एनरोल कराएगा। और ये इस कारण से हम लोग ये मानकर चल रहे हैं, कक्षा 1 और हायर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन में हम जो वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, मुझे लगता है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। कक्षा 1 में 25-26 में पिछले वर्ष की तुलना में हमने लगभग 19.6 शासकीय विद्यालयों में 32.4% की हम लोगों ने नामांकन में दर जो है वो प्राप्त करी है। 25-26 में 9 से 12 में पिछले वर्षों की तुलना में हमने 4% की वृद्धि करी, और कक्षा 5वीं और 8वीं का हमने बोर्ड पैटर्न भी
इस प्रदेश में हम लोगों ने चालू किया है और इनका परिणाम भी समय पूर्व मार्च माह में हम लोगों ने घोषित किया था। हमारे जो 8.5 लाख बच्चे हैं जो शासकीय योजना तक निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनकी फीस जो आरटीई का पैसा है वो भी हम लोगों ने ऑनलाइन उनको सिंगल क्लिक के माध्यम से बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको उनके खातों में स्कूल्स के भेजने का हम लोगों ने काम किया। पिछले 3 सालों में मुझे बताते हुए खुशी है कि ड्रॉप आउट में भी काफ़ी कमी आई है। बड़ा एक चुनौती थी शिक्षा विभाग के अंदर स्कूल एजुकेशन में कि बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। 24-25 में प्राथमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट दर है वो 6.8 से घटकर 0 पे हम उसे लेकर आए। ये एक बड़ी संतोषप्रद उपलब्धि है और इस ड्रॉप आउट दर के लिए नीचे से लेकर हमारा स्कूल में जो टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पूरा एक अमला ने इसको एक बहुत प्राथमिकता के क्रम में रखा है, जिस कारण से ये सफलता हम प्राप्त कर पाए। हम 90% बच्चों को हमने उनकी ट्रैकिंग करी है समग्र आईडी में। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, जो विद्यालयों से बाहर थे, उन बच्चों को हम लोगों ने ट्रैक करके उन बच्चों को सुनिश्चित किया है कि वो हर हाल में विद्यालय में उनको दर्ज किया जाए। जो प्रोत्साहन हमारी योजनाएं हैं वो भी लगातार हम लोग उन योजनाओं को चला रहे हैं। जैसे पुस्तकों का वितरण है, हम लोगों ने बहुत अच्छे जो पुस्तक की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया है। आप 2 साल पहले का सिलेबस देखेंगे, आज का सिलेबस देखेंगे, पेपर की क्वालिटी, उसकी ग्राफिक्स हैं, उसका कवर पेज है, मतलब आपको कहीं से नहीं लगेगा कि किसी ये शासकीय स्तर पर छापा गया है या किसी प्राइवेट कहीं से छप के आया है। मतलब हमारी क्वालिटी इतनी इम्प्रूव करके हमने दी है कि बच्चे को किताबें देखकर वो आपको साफ स्पष्ट अंतर उसमें समझ में आएगा। हम लोग प्रोत्साहन योजना में बच्चों को लैपटॉप देते हैं। इस साल आप सबने देखा है कि हमने लगभग 94,000 बच्चों को लैपटॉप दिए हैं। इसी ऐतिहासिक स्थल पर हमने 7,800 बच्चों को स्कूटी यहाँ पर हमने देने का काम किया है। साइकिल का वितरण हमने अगस्त माह में प्रारंभ किया था। इस साल हमारी कोशिश है कि हम अप्रैल के महीने में इसको बाइंड अप करेंगे। सारा जो हमारा यूनिफॉर्म है, लैपटॉप है, आपका स्कूटी है, साइकिल्स हैं, सिलेबस है, हमारी कोशिश है कि एकेडमिक सेशन चालू होने के पहले हम ये सारी चीज़ें बच्चों को उपलब्ध करा दें, जिससे जब बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसे केवल पढ़ने जाना है, उसका किसी अन्य चीज़ों की तरफ बच्चे की कोई बाध्यता शेष नहीं रहेगी। हम गणवेश आदि अभी सिंगल क्लिक से हम उसे डीबीटी करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जैसे सांदीपनि स्कूल में हम एक अच्छी क्वालिटी यूनिफॉर्म उनको उपलब्ध कराते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में क्वालिटी यूनिफॉर्म बच्चों को हम समय पर उपलब्ध करा सकें, सिले हुई यूनिफॉर्म दे सकें, उस पर भी विभाग काम कर रहा है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हम उसकी प्रतिपूर्ति भी समय पर करेंगे। हमारा जो शिक्षकों की उपलब्धता का है, ये भी हम लगभग 32,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। हमारे वो प्रोसेस में है, उनके एग्ज़ाम्स वगैरह उनके कंडक्ट कर रहे हैं। 30,000 भर्ती करेंगे हम। और हम लोगों ने 24,000 पात्र शिक्षकों को उनको उच्च पद प्रभार पर उनको प्रमोट किया है। अतिथि शिक्षकों को हम 76,000 अतिथि शिक्षक लगाए। हमने 1 जुलाई में हमने ज्वाइनिंग कराई थी। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 अप्रैल में जब सेशन चालू होगा तब अतिथि शिक्षक को हम उस समय उनकी ज्वाइनिंग करा सकें। 20,000 से मतलब एक्स्ट्रा आप लोगों की तरफ से हम लोगों को जानकारी आती रहती थी कि कहीं सरप्लस टीचर्स हैं, कहीं पर है नहीं हैं, तो वो हमने अतिशेष शिक्षकों का युक्तकरण किया। इन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में 20,000 अतिशेष शिक्षक काउंसलिंग के माध्यम से उनको हम लोगों ने व्यवस्थित तरीके से जहाँ पर कम है या जहाँ पर अधिक है उनको समायोजित करने का काम किया हम लोगों ने। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी हम लोग व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहे हैं और शिक्षकों के सहयोग से हम लोग एक जो सहयोगात्मक चिंतनशील मेंटर प्रदान अधिगम जो है उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षक समुदाय के लिए हर माह कक्षावार एक सहकर्मी अधिगम जो कहते हैं ना कि एक पीयर लर्निंग कम्युनिटी के रूप में शिक्षक संवाद सत्रों का भी हम आयोजन कर रहे हैं। और लगभग 80% हमारे रेगुलर टीचर और 96 से ऊपर हमारे अतिथि शिक्षक। हम लोगों ने जो एक हमारे शिक्षक जियो टैग
आधारित एक ऐप तैयार किया है जिस पर हम उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उस पर हमारी उपस्थिति शिक्षक दर्ज करा रहे हैं और जहाँ थोड़ी बहुत विसंगति थी, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स थी, ऐप के अंदर कुछ सुधारने की आवश्यकता थी, उनको भी हम लोगों ने समय पर ठीक करने का काम किया है। और आगामी समय में 100% अटेंडेंस जो है वो ई अटेंडेंस के रूप में हम उसे करेंगे। जैसे दुनिया के दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, हमारे यहाँ भी दूसरे विभागों में ई अटेंडेंस का जो एक कॉन्सेप्ट आया है, उससे काफ़ी मतलब शिक्षक को भी काफ़ी राहत है। उसकी छुट्टियों की समस्या है, उसके दूसरे तरह की जो उनको विसंगतियों का सामना करना पड़ता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनके भी निराकरण का उनको एक अवसर मिलता है। छात्रावासों का प्रबंधन भी हम लोगों ने पहले से बेहतर किया है और हम लोग ऑनलाइन छात्रावास प्रबंधन एवं इसका एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं जिसमें कि उनके प्रवेश आदि की ऑनलाइन व्यवस्था हो। मैनुअल फेस टू फेस का हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम हो, ऑनलाइन जितनी ज़्यादा सुविधाएं हम दे सकें उन चीज़ों को हम लोग संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। नियमित निरीक्षण की व्यवस्था लागू की है। हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका विद्यालय छात्रावासों हेतु पहली बार ऐसा हुआ है कि बिस्तर, रसोई के उपकरण, वॉशिंग मशीन, रोटी मेकर, सीसीटीवी कैमरे, सामग्री आदि की हम लोगों ने एक साथ इनकी खरीदी की स्वीकृति जारी करी है, जिससे ये पूरे बच्चे ये पूरा ट्रैक होते रहें, उनकी पूरी व्यवस्थित उनको सुविधाएं मिले, इस बात की विभाग के पास में मतलब एक मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म भी डेवलप हो जाए। हम लोग लगातार सरकार अपनी तरफ से काम करती है, विभाग काम करता है और हर विभाग कोशिश करता है कि पहले से हम और बेहतर करें। दोनों विभागों में हमने शिक्षा विभाग में बच्चों की बेहतरी के लिए उनकी उपलब्ध संसाधनों को समय पर पहुंचाएं, बच्चों को बेहतर सुविधा मिले और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले से बेहतर हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट में भी हम लोगों ने बहुत पारदर्शी व्यवस्था करी है, फेसलेस सर्विस चालू करी है। हम मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा भी इस प्रदेश में शुरू करने वाले हैं। अप्रैल मई जून 26 में हम इंदौर संभाग से उसकी शुरुआत करेंगे। काफ़ी चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। सर, रीवा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ट्रक चालक है, उसके साथ में एजेंट जो है वह लटका हुआ नजर आ रहा है, करीब 5 किलोमीटर तक लटका रहा वसूली के लिए। इसको किस तरह से देखते हैं? कहाँ से आया है? भास्कर में छपा है वो है क्या? मऊगंज सर, सब पूरे मीडिया में कांग्रेस भी वायरल कर रहे हैं उस पर। कांग्रेस देखो, कांग्रेस तो स्वाभाविक रूप से जो आएगा वो करेगी वायरल, लेकिन जो भी वीडियो इस तरह के आते हैं हम स्थानीय पुलिस अधीक्षक को भेजते हैं, उससे जांच कराते हैं और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करते हैं। पहले भी हम इन 14 महीनों में 19 लोगों पर कार्रवाई कर चुके हैं, बड़ी संख्या। सड़क को लेकर, सड़क की गुणवत्ता को लेकर कल सुषमा बागदी ने एक सवाल खड़ा किया है। सुषमा बागदी ने एक सवाल खड़ा किया है सड़क की गुणवत्ता को लेकर। वहाँ पर पहुंची और सड़क की गुणवत्ता देखकर बोल रही है सड़क बहुत ही खराब हालत में बनी। विधानसभा का मामला मुझे लगता है बेहतर बता पाएंगे, चेक कर रही है इसको लेकर, किस तरह देखते हैं? दूसरा सर, कैलाश विजयवर्गीय ने जो बोला है कि बजट की काफी चलिए भोजन करिए, आइए भोजन करिए।